गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम सब एक चैप्टर जो अपना है वर्क एंड एनर्जी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है इसमें दो टॉपिक हैं बेसिकली, एक वर्क और दूसरा एनर्जी। ठीक है, तो पहले आज हम वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद में फिर एनर्जी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि वर्क, व्हाट इज़ वर्क, वर्क क्या है। ठीक है, तो हमने अपने डे टू डे लाइफ में, मतलब डेली लाइफ में हमेशा वर्क का इस्तेमाल करते हैं। ये जो वर्ड है वर्क, हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत बार इस्तेमाल करते हैं वर्क। कैसे? जैसे अगर आपको कोई एक पेज राइटिंग करनी हो, मान लो एक पेज, या अपना कोई नोट्स कंप्लीट करना हो, तो आप बैठ के अगर उसे नोट्स कंप्लीट करते हो तो भी आप कहते हो कि हम वर्क कर रहे हैं। कुछ अगर आप लर्न करते हो तो भी आप कहते हो कि हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इवन आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते हो, जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो तो भी आप कहते हो कि हम वर्क कर रहे हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अपने डे टू डे लाइफ में हम हर बार वर्क, ये जो वर्ड है, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या जितनी बार हम वर्क इस्तेमाल करते हैं, ये वाला वर्ड, ईच एंड एवरी टाइम वो सारा का सारा वर्क हमारे साइंस के लैंग्वेज में भी वर्क ही कहा जाएगा? तो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों और कैसे? एक्चुअली में हमारा जो डे टू डे लाइफ का वर्क और जो साइंस की लैंग्वेज में जो वर्क डिफाइन किया है साइंस ने, उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? अपने डे टू डे लाइफ में हम जो वर्क करते हैं, वो चाहे फिज़िकल वर्क हो आपका, ठीक है, आप चाहे फिज़िकल वर्क करो, फिजिकल मतलब वही कोई गेम वेम खेलना हो गया, या कहीं से कुछ जाना या ले आना, कुछ सामान वामान, तमाम तरह की जो वर्क का एग्जांपल हो सकता है। तो आप फिजिकल वर्क करो या फिर आप मेंटल वर्क करो। मेंटल वर्क का मतलब हो गया आप बैठ के कुछ लर्न कर रहे हो। ठीक है, तो ये दोनों वर्क वर्क ही कहे जाएंगे। किसमें? अपने डे टू डे लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में। लेकिन अगर हम साइंस की बात करें कि साइंस की लैंग्वेज में वर्क क्या होता है, तो साइंस की लैंग्वेज में वर्क तब कंप्लीट माना जाता है जब वहाँ पे दो चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ तो क्या? पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि वहाँ पे फोर्स होना चाहिए, मतलब फोर्स लगा होना चाहिए। और सेकंड थिंग ये, फोर्स के साथ साथ उसमें डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफ़िल हो रही हैं तभी आप कहेंगे कि हमारा वर्क हो रहा है। किसके? साइंस के लैंग्वेज में। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये ऐसे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ से आप एक फोर्स लगा रहे हो F, इस डायरेक्शन में, और ये यहाँ ग्राउंड पे ऐसे रखा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, मान लो जैसे ये ग्राउंड है तो यहाँ पे ये ऐसे रखा हुआ है, इस पे आप एक फोर्स लगाते हो, ये पॉइंट है A और मान लो यहाँ कोई पॉइंट है B। तो जब आप फोर्स लगाते हो तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मूव करके यहाँ से यहाँ मूव करके सपोज दैट पोजीशन B पे आ जाता है। तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? डिस्प्लेसमेंट मतलब इसके डायरेक्शन में ही मोशन हो रहा है। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक इसने D डिस्प्लेसमेंट कवर किया। कितना? D डिस्प्लेसमेंट। कहाँ से? A से लेकर के B तक। ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आ गई आपकी। क्या क्या? पहला तो कि आपका डिस्प्लेसमेंट भी है यहाँ पर, और दूसरा फोर्स ये भी है यहाँ पर। मतलब दोनों चीज़ें जो मैंने बताई थी, पहला फोर्स भी है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट भी है। तो जब ये दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर, तब आप कहोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है। किसके लैंग्वेज में? साइंस के लैंग्वेज में। ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन भी अभी मैं बता देता हूँ। तो साइंस के लैंग्वेज में जो वर्क की डेफिनेशन है वो ये हो जाती है कि वर्क इज़ सेट टू बी डन, वर्क इज़ सेट टू बी डन if applying a force on an object, it is displaced from its position in the direction of force. दोबारा से सुनेंगे। Work is said to be done if on applying a force on an object, it is displaced from its position in the direction of force. मतलब क्या हो गया कि जब हम किसी भी वस्तु पर अगर बल लगाएं और वह वस्तु बल लगाने के दिशा में विस्थापित हो जाए, मतलब जैसे भी मैंने बताया कि मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर हमने ऐसे फोर्स लगा दिया यहाँ से, तो फोर्स लगाने पर जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, इसी दिशा में अगर हमारी वस्तु क्या हो जाए? विस्थापित हो जाए, मतलब अपने पोजीशन को चेंज कर ले, ए से कहाँ पहुँच जाए? बी पे पहुँच जाए। मान लो यहाँ डी डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया,
तो हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारा वर्क हुआ। और इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखने के लिए हम लिखते हैं W। वर्क को हम डिनोट करते हैं किससे? W से। तो W इज इक्वल टू हो जाता है आपका F इंटू डी। ये होता है आपका फॉर्मूला किसका? वर्क का। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, W इज इक्वल टू क्या होता है? F इंटू डी, क्योंकि आगे जब आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे तो वहाँ पे ये फॉर्मूला काम आएगा, उसे अप्लाई करके आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो W इज इक्वल टू F इंटू डी, ये हो गया आपका वर्क। अब मैंने जैसे पहले ही बताया था कि वर्क के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक तो फोर्स होना चाहिए, दूसरा डिस्प्लेसमेंट। अगर इनमें से कोई भी एक नहीं रहा तो आपका वर्क नहीं माना जाएगा। किसके? साइंस के लैंग्वेज में। ठीक है ना, साइंस के टर्म में वो वर्क नहीं माना जाएगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। मतलब कि अगर कांस्टेंट कोई फोर्स लग रहा है तो कितना वर्क डन होगा। हालांकि वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिगर भी बना करके मैंने बताया था कि वो क्या, जैसे सपोज दैट यहाँ वो कोई ऑब्जेक्ट है आपका, ये कि किसी जगह पे रखी हुई है, इस पर हमने फोर्स लगाया, इसका इनिशियल पोजीशन ए था, फोर्स लगाने की वजह से, हमारे फोर्स लगाने की वजह से अपने पोजीशन ए से मान लो मूव करके कहाँ पहुँच गया है? बी पहुँच गया है। इसमें इतने डिस्प्लेसमेंट डी कवर किया है, तो ये जो फॉर्मूला होगा वर्क का, W इज इक्वल टू F इंटू डी, यही फॉर्मूला होगा, यही है वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। ठीक है ना, चलिए अब आगे बात करते हैं हम कि यूनिट क्या होता है वर्क का। ठीक है, तो वर्क का यूनिट जो होता है वो होता है जूल। ठीक है, क्या लिखते हैं हम उसको? जूल लिखते हैं, JOULE, जूल ऐसे, या फिर इसको शॉर्ट में ऐसे कैपिटल J से डिनोट करते हैं। चाहे तो आप ये लिखो, चाहे फिर ये कैपिटल J लिख दो। ठीक है, ये जूल कैसे होता है इसका यूनिट? देखिए आपको पता है W इज इक्वल टू F इंटू डी होता है। ठीक है, तो F माने फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, इंटू आपका D माने डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो गया मीटर। तो आपका जो यूनिट आ जाएगा वर्क का वो न्यूटन इंटू मीटर भी होता है। ठीक है, तो चाहे आप न्यूटन इंटू मीटर लिखो या फिर इसी को बदले में क्या कहा जाता है? जूल कहा जाता है। न्यूटन इंटू मीटर को ही क्या कहा जाता है? जूल कहा जाता है। ठीक है, तो चाहे आप न्यूटन इंटू मीटर भी लिखो या फिर जूल लिखो, बात एक ही है। ठीक, अब यहीं से एक और कॉन्सेप्ट आता है वन जूल की डेफिनेशन। ठीक है, वन जूल क्या होता है? वन जूल का क्या मतलब हुआ कि हमने, कब हम कहेंगे कि हमने वन जूल वर्क किया? ठीक है, तो इसकी भी डेफिनेशन आपके फार्मूले से ही बनेगी। आपने फार्मूला क्या पढ़ा है? W इज इक्वल टू F इंटू डी, यही फार्मूला पढ़ा है ना। अगर आपको वन जूल वर्क चाहिए, मतलब यहाँ वर्क का यूनिट वन यही होता है ना, तो यहाँ अगर इसका यूनिट लिखे हम वन जूल, तो ये वन जूल कब मिलेगा? जब यहाँ फोर्स 1 न्यूटन का लगाएं, इनटू इसमें ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 1 मीटर का हो, तो 1 इंटू 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 1 जूल आया कि नहीं यहाँ पे? 1 जूल इज इक्वल टू 1 जूल। कहने का मतलब ये हो गया कि 1 जूल अमाउंट ऑफ वर्क डन कब माना जाएगा? तो वो तब माना जाएगा जब हम 1 न्यूटन मतलब 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं किसी ऑब्जेक्ट पर और वह ऑब्जेक्ट 1 मीटर कितना हो जाए? डिस्प्लेस हो जाए, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे 1 जूल वर्क किया गया। डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? डेफिनेशन हो जाएगी 1 जूल इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट when a force of 1 न्यूटन displaces it by 1 मीटर। मतलब कि जो आपका 1 जूल अमाउंट ऑफ वर्क डन तब माना जाएगा जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगाओ और वह ऑब्जेक्ट क्या हो जाए? डिस्प्लेस हो जाए। कितना? 1 मीटर। मतलब 1 न्यूटन का फोर्स भी हो और जो डिस्प्लेसमेंट हो वो 1 मीटर हो, तब हम कहेंगे कि हमने 1 जूल जो है वो वर्क किया। ठीक है ना, चलिए अब बात करते हैं कि यूनिट क्या है वर्क का। ठीक है ना, तो आपको पता है कि वर्क जो फॉर्मूला होता है वर्क का, W इज इक्वल टू F इंटू डी। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये जो फोर्स है ये भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको पता है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तो आप कहोगे कि जो वर्क होना चाहिए वो भी वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी से ही मिलके बन रहा है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, वर्क वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, वर्क स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? वैसे तो इसके बारे में
डिस्क्रिप्टिव वे में, मतलब अच्छे से आपको क्लास 11th में एक्सप्लेन किया जाएगा। बस मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ कि जो आपका ये जो वर्क का फॉर्मूला होता है W बराबर ये F वेक्टर और ये जो D वेक्टर है इसका डॉट प्रोडक्ट होता है, और दो जो डॉट प्रोडक्ट होते हैं वेक्टर क्वांटिटी के, उसका जो रिज़ल्ट आता है वो स्केलर आता है। तो इसी वजह से ये जो एक वेक्टर प्रोडक्ट ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट जो लिया जाता है तो वो स्केलर आता है। ठीक है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज स्केलर, इस वजह से वर्क हमारा स्केलर होता है। तो अभी बात सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि वर्क जो है हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ज़्यादा डीप में इसे जानने की ज़रूरत नहीं है, आप बस कितना बता देंगे वर्क एक स्केलर क्वांटिटी उतना ही काफ़ी होगा। ठीक है, चलिए, तो वर्क क्या हो गया आपका एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। तो वर्क की यूनिट हमने जान लिया क्या है, वर्क कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, ये भी हमने जान लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग एट एन एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने आपको अभी डेफिनेशन में बताया था कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके जब हम उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं ऑब्जेक्ट हमारा उसी डायरेक्शन में जब मूव करता है तो वर्क डन होता है। ठीक है, यही बोला ना, इस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं और देखेंगे आप डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक आपका ऑब्जेक्ट आया ना। तो क्या ये हमेशा ज़रूरी है कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएं ऑब्जेक्ट हमेशा उसी डायरेक्शन में सेम मूव हो? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है किसी एंगल पे वो आपका ऑब्जेक्ट मूव हो। एंगल पे मूव होने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया कि जैसे आपका ये एक मिनट, हाँ, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ इस तरीके से। ठीक है, इस पे हमने फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगाया है। ठीक है, बट इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है यहाँ पे ऐसे, और ये ऑब्जेक्ट मूव करके यहाँ से कहाँ चली आ रही है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ चली आ रही है। ये था आपका पोजीशन ए और ये है पोजीशन बी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका ये पूरा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो आप देखोगे साफ आपको क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो आपका फोर्स का डायरेक्शन ये है और ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है ना, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, इसके बीच में यहाँ एक एंगल बन रहा है, इसको अगर हम थीटा मान लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो वर्क डन हो रहा है वो एट एन एंगल पे हो रहा है। अब आप कहोगे ये सिचुएशन कैसे हो सकती है पॉसिबल, तो एक बहुत छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल आप अपने माइंड में रखोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कौन सा एग्जांपल, टॉय कार का। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं जब वो आपका नहीं, उसमें तो थोड़ा सा एक मिनट चेंज हो जाएगा, कोई बात नहीं, चलिए उसी का एग्जांपल ये तो वही मैं बताता हूँ आपको अभी, कि जो टॉय कार वाला एग्जांपल होता है उसमें क्या होता है कि बच्चे जो करते हैं कि वो यहाँ पर ये आपका इस जगह पे किसी एक पॉइंट पर क्या होता है, जो धागा या डोरी जिसे स्ट्रिंग कहते हैं वो यहाँ पे बांध के ऐसे क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो उसमें एक्चुअली फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाता है, वो है इस डायरेक्शन में बच्चे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं ऐसे। ठीक है, उसको खींचते हैं, लेकिन वो जो कार होती है उस कार का मूवमेंट ऊपर की तरफ तो होता नहीं है, कार तो आपकी ज़मीन पे ही मूव करती है, तो वो यहाँ से यहाँ मूव करके चली जाती है। ठीक है, तो इस बार क्या हो जाएगा, फोर्स इस यहाँ पे लग रहा है इस डायरेक्शन में, और जो मूवमेंट होता है कार का आपका वो इस डायरेक्शन में हो जाता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो उसमें भी यहाँ पे भी आप देखोगे कि फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है कि नहीं, यहाँ एफ काट देते हैं क्योंकि मैंने एग्जांपल दूसरा ले लिया है। तो इन दोनों के बीच में आपका एंगल बन रहा है ना थीटा यहाँ पर, तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है। ठीक है, कि वर्कडन जो हो रहा है आपका वो एट एन एंगल, किसी एक एंगल पे हो रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, अगर वर्कडन किसी एक एंगल पे हो तब, तो इसके बारे में अगर बात करें हम, तो ये जो आपने अभी मैंने फार्मूला बताया था आपको, क्या, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी, ये फार्मूला बताया था ना वर्क डन का। इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं फार्मूले को और हम यहाँ लगा देते हैं कॉस थीटा। क्या लगा देते हैं, कॉस थीटा। तो ये जो आपका फार्मूला बन जाता है W इज इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा, ये बन जाता है। इस फार्मूले से हम निकालते हैं क्या, वर्क डन। वर्क डन की वैल्यू की कितना वर्क डन हुआ। अब ये कॉस थीटा यहाँ पे क्यों लगा दिया हमने, ठीक है, क्योंकि आपको
या तो कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ हो रहा है ऐसे, तो इसका कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। या फिर जो कार का मैंने एग्जांपल लिया था उसमें जो है फोर्स लग रहा था, तो उसका डिस्प्लेसमेंट उसके फोर्स के जो है आपको कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपको एट एन एंगल पे वर्क डन निकाल रहे हो आप, तो आपको आइदर वी हैव टू फाइंड द component of displacement of the body in the direction of force or the component of force in the direction of displacement, ठीक है। अब ये कंपोनेंट क्या होता है एक्चुअली में, आप इसे बहुत ज़्यादा डीप में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना जान लो कि जो आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे W इज़ इक्वल टू वो F इंटू डी इंटू कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक है, सारे सिचुएशन में। अब चाहे वर्क डन आपका कैसे भी क्यों ना हो, अभी इसी के बेसिस में मैं आपको 3 टाइप के वर्क भी बता देता हूँ, तब आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर हो जाएगा, चलिए देखिए। जैसे मान लीजिए पहले सिचुएशन में आपका ये ऑब्जेक्ट है, इस तरफ आप फोर्स लगा रहे हो और ये क्या हो रहा है, इस तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक। ये पहली सिचुएशन है, तो इसमें वर्क डन क्या होगा और कितना होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स है उसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट भी है, तो यहाँ पे थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि कोई एंगल बनी नहीं। अगर इधर ऐसे जाता आपका ऑब्जेक्ट तब ना एंगल बनता, यहाँ पे एंगल बन ही नहीं रहा, एंगल ना बनने का मतलब हो गया कितना, 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका जो एंगल है वो कितना हो गया आपका, 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 डिग्री। तो अगर ये वैल्यू उठा करके हम यहाँ पे रखेंगे इसमें फॉर्मूले में अपने, ठीक है, तो क्या आएगा, तब जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा ये W इज़ इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू यहाँ कॉस थीटा की जगह रखेंगे कॉस 0। और आपको पता होना चाहिए कॉस 0 की वैल्यू जो होती है, कॉस 0 इसकी वैल्यू होती है 1। क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो इस फॉर्मूले में जब आप कॉस 0 रखोगे तो ये फॉर्मूला बन के आपका आएगा W इज़ इक्वल टू एफ इंटू डी। यही मैंने स्टार्टिंग में आपको डेफिनेशन बताई थी और यही फार्मूला बताया था। तो ये किसके लिए है, ये सिचुएशन या ये फार्मूला तब अप्लीकेबल होगा जब हमारा वर्क डन जो हो वो पॉजिटिव वर्क हो। इसी को हम पॉजिटिव वर्क भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क क्या होता है, पॉजिटिव वर्क तब होता है जब हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं उसी डायरेक्शन में क्या हो जाए, आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाए। मतलब दोनों फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम हो, एक ही डायरेक्शन हो दोनों का, तब यहाँ पे एक वर्क कहलाता है पॉजिटिव वर्क। क्या कहलाता है, पॉजिटिव वर्क कहलाता है, ठीक है ना। अच्छा, तो क्या नेगेटिव वर्क भी होता है, हाँ बिल्कुल नेगेटिव वर्क भी होता है। कैसे होता है, दूसरा हो गया आपका निगेटिव वर्क। निगेटिव वर्क कब होता है, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। निगेटिव वर्क कब होता है, तो बहुत सिंपल है। देखिए, अगर कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाए कि मान लीजिए हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करे तो ये तो पॉजिटिव होगा। लेकिन ऐसा ना हो करके आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाए। अपोजिट डायरेक्शन में मतलब ये ऑब्जेक्ट इधर चला है, इस तरफ, ठीक है ना। फोर्स तो हम लगा रहे थे इस डायरेक्शन में, फोर्स हम लगा रहे थे इस डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट इधर जाने की बजाय उसके अपोजिट डायरेक्शन में, हमारे फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट आ गया और वो ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमारा ये जो वर्क डन होता है वो निगेटिव वर्क होता है। अब इसका एग्जांपल कौन सा ले लें हम, तो इसका एग्जांपल होता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स आपको पता है कि अगर हम जिस भी डायरेक्शन में आपका वो ऑब्जेक्ट मूव करता है तो दोनों ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है जो कि हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। अगर आप फोर्स इस तरफ लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, मान लो F1 फोर्स आपका है, तो F2 जो फोर्स रहेगा फ्रिक्शन का फोर्स वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। किसके, मोशन के अपोजिट में। जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज निगेटिव वर्क, ठीक है ना। क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज निगेटिव वर्क। ये पहला हो गया। मान लो कोई और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल निगेटिव वर्क का क्या हो जाएगा, तो दूसरा एग्जांपल हो गया आपका फ्री फॉल। जब फ्री फॉल में कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरती है, ठीक है, तो नहीं सॉरी, एक्चुअली फ्री फॉल में नहीं,
जब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तब इस तरीके से ऐसे, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट आपका ज़मीन पे ऐसे था, पोजीशन ए पर, ये ग्राउंड पे था ऐसे, ठीक है। और इसको हम क्या कर रहे हैं, हमने ऊपर की तरफ फेंका, ए से कहाँ पहुंच गया, ये आपका बी पोजीशन पे पहुंच गया। मान लो इसने एच हाइट कवर किया ऐसे, ठीक है ना। तो जब इसने एच हाइट कवर किया तो इस सिचुएशन में यहाँ पे जो है आपका, हमने क्या किया, हमने जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, आपको पता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा किस में, टूवर्ड्स द ग्राउंड, मतलब नीचे की तरफ काम करती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपने पढ़ रखा है, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू जी, एम जी होता है ना। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ काम कर रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट माने हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ ए से ऊपर जा रहा है बी में ना, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर काम कर रही है, नीचे। तो देखो फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा ऊपर की तरफ हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस सिचुएशन में भी आपका जो वर्क डन होगा, ठीक है ना, किसके द्वारा, बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज निगेटिव। मतलब क्या कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, वो निगेटिव होगा। और वो कितना निकलेगा, वो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा आपका, देखिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, एम इंटू जी है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा ऑब्जेक्ट कितनी ऊंचाई तक गया था, एच ऊंचाई तक गया था, तो ये एम जी एच हो जाएगा। लेकिन आगे क्या लगेगा, माइनस का साइन। माइनस का साइन क्यों लगेगा, क्योंकि ये निगेटिव वर्क है। और निगेटिव वर्क क्यों है, वो इसलिए क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ काम कर रही थी एम जी, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट जा किधर रहा था, वो ऊपर की तरफ, एच डिस्टेंस इसने कवर किया था ना, ऊपर की तरफ गया था ना, तो इस वजह से ये निगेटिव वर्क हो गया आपका, ठीक है। तो दो टाइप के वर्क आपने पढ़ लिए, एक पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव वर्क पढ़ लिया आपने, और दूसरा क्या पढ़ लिया, निगेटिव वर्क पढ़ लिया। अब तीसरा एक और वर्क होता है, वो होता है ज़ीरो वर्क। ये क्या होता है ज़ीरो वर्क, तो ज़ीरो वर्क तब होता है जब आपका एंगल जो थीटा हो वो 90 डिग्री हो जाए। क्या हो जाए, थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाए। तब क्यों, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है W बराबर एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा, इसमें कॉस जो आपका 90 होती है, कॉस 90 की वैल्यू, ये कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है, ठीक है। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। तो अगर हम अपने फॉर्मूले में W बराबर ये लिखें एफ इंटू डी इंटू कॉस 90, तो कॉस 90 जब रखेंगे तो एफ इंटू डी इंटू यहाँ कॉस 90 के प्लेस पे ज़ीरो, तो ये सारा मल्टीप्लाई होकर के डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो यहाँ ज़ीरो वर्क डन होता है। तो अब इसका एग्जाम्पल क्या है, कैसे हम इसको समझेंगे कि यहाँ पे ज़ीरो वर्क डन हो रहा है। तो इसका बहुत सिंपल सा डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कूली का। कूली आप जानते हैं कि वो क्या करता है, वो अपने जैसे ज़मीन पे सामान रखा, उसने सामान को उठा करके अपने सिर पे रख लेता है ऐसे, ठीक है। और सिर पे सामान रखने के बाद में वो क्या करता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करता है। मतलब क्या कि वो डिस्प्लेसमेंट उसका ज़मीन पे होता है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट तो इधर होता है, लेकिन जो आपका ऑब्जेक्ट जो कूली ने अपने सर पर यहाँ इस जगह सिचुएशन पे रखा हुआ है, इस सिचुएशन में यहाँ ऊपर, इसका जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो किधर काम करेगा, नीचे की तरफ काम करेगा ना, यहाँ पे ऐसे एम जी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ काम करेगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट इसके बीच में कितना एंगल बना, 90 एंगल ही तो बना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इस सिचुएशन में जो आपका वर्क डन W आएगा वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। आई बात समझ में। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया किसका, ज़ीरो वर्क का, ठीक है। तो आज हम बस सिर्फ इतना पढ़ेंगे, ठीक है। आज आपने क्या क्या पढ़ लिया एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आपने वर्क क्या है वो पढ़ा, ठीक है ना। वर्क और वैसे वर्क का बेसिकली हमारे जो डे टू डे लाइफ और जो साइंटिफिक वर्क है दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी पढ़ लिया। वर्क के लिए कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। यूनिट क्या है, वर्क यूनिट कौन सी होती है, और उसके बाद में फिर वर्क स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और टाइप्स ऑफ वर्क ये भी आपने सारा पढ़ लिया, ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्क। अब इससे आगे हम अपने नेक्स्ट टर्म में डिस्कस करेंगे, ठीक है।